हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं इतिहास वैकल्पिक विषय की कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको यानी कि इतिहास को अन्य विषयों से अलग बनाती हैं, दूसरे विषयों से अलग करती हैं और आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाने में सक्षम है। देखिए, आपका हमारा सबका एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है आपका सिलेक्शन लेना और प्रॉपर IAS की पोस्ट को गेन करना। और इसमें इतिहास आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते कि आप उन सब चीज़ों को, हिडन चीज़ों को जान लें। क्योंकि जब लोगों को पता नहीं होता तो वो यही सोचते हैं कि इतिहास में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इतिहास बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, इसमें मार्क्स नहीं आते हैं। ये सब बाजार में उड़ाई हुई अफवाहें हैं या सच्चाइयाँ नहीं हैं। क्योंकि हिंदी माध्यम में अब तक अगर किसी ने टॉप किया है, आपकी 3rd रैंक, 5th रैंक, 6th रैंक जो आई हैं अब तक की, वो बिना इतिहास वैकल्पिक विषय के नहीं आई हैं। अब तक की रिकॉर्ड है। तो आप खुद सोच लीजिए कि सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स देने वाला ये सब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि बच्चे नहीं जानते हैं, इसलिए वो कैसे हैं, भटके हुए हैं, वो फिर दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो फिर क्या ही किया जा सकता है। इसलिए आज मैं उन सब चीज़ों के बारे में बातें करना चाह रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्या खास बातें हैं जो आपको दूसरे विषयों से अलग करती हैं। देखिए, पहली बात तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मैं पढ़ाता हूं और जो जिस तरीके से मैं पढ़ा हूं और मैं पढ़ाता हूं, वो पहली बात है कि इतिहास में चीजों को याद करना आसान है। अब कहोगे आसान क्यों है, याद करना आसान क्यों है? क्योंकि इसमें एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है। कहानी, किसी भी कालखंड की एक आप कहानी सुन लीजिए, कहानी दिमाग में सेट हो जाएगी। फिर उसके बारे में आप अपने चाहे जैसे उसको लिखिए और वैसी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यूपीएससी में अगर आप क्वेश्चन उठाकर देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आंखें बंद करके घटनाएं चल रही हों। तो बहुत आसान है याद करना। और दूसरा जो कहते हैं कि सब फैक्ट है, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें तथ्य बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से 5 से 10% फैक्ट हमको ऑप्शनल के लिए पढ़ने होते हैं, मुश्किल से 5 से 10% बस। इसलिए दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमें फैक्ट पढ़ने हैं। बिल्कुल कहानी उठाइए, पाषाण काल में मनुष्य कैसे था, गुफाओं में रहता था, किस तरीके से वो चित्र बनाता था, क्यों बनाता था, बस इसके पीछे की एक स्टोरी आपको समझनी है। कि भाई पाषाण काल में मनुष्य है, बाहर बारिश हो रही है, बहुत तेज धूप है, उसको थोड़ा भोजन मिल गया है तो क्या करे? तो वो गुफा के अंदर बैठा हुआ है। अब खाली तो बैठ नहीं सकता बिल्कुल शांत होकर के, तो उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और वो उस पर कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया। और इंसान करता क्या है, जो वो दिन भर करता है, जो दिन भर गतिविधियां करता है, उसी को वो उकेरता है। अब वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है, वो शिकार कर रहा है तो शिकार के ही चित्र बनाएगा। जैसे जानवर देखे उसने वैसे जानवर के चित्र बनाएगा। इस तरीके से उसके दिमाग में चित्र बनाने की परंपरा जन्म लेती है। अब वो चूंकि मनुष्य एक जिज्ञासु व्यक्ति है, जिज्ञासी प्राणी है, तो नई नई चीजें भी करता रहता है। इसलिए वो अलग अलग रंग के पत्थर भी उठा के लाता है, अलग अलग खेल करता है। और जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर उसके गुफा रहने के लिए कम पड़ जाएगी, तो कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। कहाँ रहेगा? जहां पर उसे 24 घंटे पीने के लिए पानी मिल सके। वो अन्य जानवरों की तरह नहीं है कि जो कई दिनों तक पानी पी करके काम चला सके। इसलिए वो जब भी जहां भी रहेगा वो नदी घाटी के किनारे ही रहेगा। वहीं पर वो बस्ती बसाएगा, वहीं पर वो झुग्गी झोंपड़ी बनाएगा। और ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि समय के साथ धीरे 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 उसके एक इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, अपने एक स्त्री पुरुष के बीच में, अपने बच्चों के लिए। और हर जानवर में होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी हुए। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए उन्होंने झुग्गी झोंपड़ी टाइप की बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से गुफाओं से निकल करके उसने एक झोंपड़ी बनाई, सारी चीजें बनाई। तो इस तरह की एक कहानी आप पढ़ते हैं तो आसानी से सारी चीजें याद आती हैं कि किस कालखंड में ऐसा क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। तो 2 चीजें पढ़नी है, क्यों और कैसे, कब हुआ,
कहाँ हुआ, किसने किया, ये सब ज्यादा ध्यान नहीं देना होता। बस इसलिए बहुत अच्छी चीज है कि आराम से किसी भी कालखंड की हो, आपको लिए आसान है याद करना और अपनी भाषा में लिखना। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इसका अपना शब्दकोश नहीं है, शब्दकोश नहीं है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं जैसे आपके दिमाग में आया है। इसके बहुत जटिल शब्द नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में जैसे कहानी रहती है वैसे कहानी को कहते हुए आप लिखते हुए चले जाइए, चाहे पॉइंट फॉर्म में, चाहे पैराग्राफ में, या चाहे जैसे। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। जबकि देखा जाए तो बाकी हर विषय का अपना कुछ खास शब्दावली है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदी साहित्य हो, फिलॉसफी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, उन सब के अपने अलग शब्दकोश हैं। यहां कोई अलग शब्दकोश नहीं है। तो ये बहुत आसान है अपनी भाषा में लिखने का, और एग्जामिनर उसी पर नंबर देता है जो अपनी भाषा में अपने तरीके से लिख के आया हो, रटा हुआ ना हो। तो यहां रटने की जरूरत नहीं है, आराम से कहानी दिमाग में सेट होती है। तीसरा सबसे बड़ी चीज और जानिए, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई चिंतक नहीं। जो भी है धार्मिक व्यक्ति हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी को, इन लोगों को भी अगर समझना है तो एज अ सोशल रिफॉर्मर के तौर पर हमें पढ़ना है कि भाई हमारे भारतीय इतिहास में धर्म में इन्होंने क्या क्रांति की, कैसे क्रांति की और क्यों की। बस कोई विशेष शब्दकोश इसमें ना सिद्धांत है, बस उनका जो 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, त्रिरत्न है, इन सब चीजों को जानना है। या महात्मा महावीर स्वामी के जो 5 महाव्रत हैं उनको समझना है। कोई अंदर थ्योरी के अंदर नहीं जाना, फिलॉसफी की तरह किसी के अंदर नहीं जाना, बहुत सिंपल तरीके से। चौथा, इसमें एक चीज और भी हम कह सकते हैं, इसमें किसी राजा महाराजा की जीवनी नहीं पढ़नी, नहीं, किसी की कोई जीवनी नहीं पढ़नी है। हमें केवल उन्हीं राजा महाराजा के बारे में थोड़ा जानना है जिन्होंने हमारे इतिहास को प्रभावित किया है, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से, केवल उन्हीं को पढ़ना है। और कुल मिलाकर के पूरे इतिहास में मुश्किल से 12-14 ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने पूरे इतिहास को प्रभावित किया होगा। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, कनिष्क, समुद्रगुप्त, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे तो अकबर है, शेरशाह सूरी है, अलाउद्दीन खिलजी है, इल्तुतमिश है, फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक है। ऐसे कुल मिलाकर औरंगजेब। बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों ने उस समय की किन चीजों को प्रभावित किया, बस उतना जानना है। बाकी इनका जन्म कहां हुआ, कब हुआ, कितने माता पिता थे, कितने बच्चे थे, कितने क्या क्या थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीजें जो अफवाहें उड़ा दी गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छठी चीज अगर हम बात करें, वो पांचवी बात हम बात करें तो इससे जो आसान बनाती है वो बात क्या है? वो बात है आपके इसके सिलेबस को लेकर के, इसके सिलेबस को लेकर के। इसका जो सिलेबस है जीएस से लगभग 1/3 कम है। सॉरी, जीएस से लगभग 1/3 सिलेबस आपका कम है, बल्कि मैं कहूं तो आधा सिलेबस कम होगा। यानी कि जीएस का सिलेबस आपको ऑप्शनल से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर आती है कि बात कि सर जीएस का सिलेबस तो 2 महीने में खत्म हो जाता है, ऑप्शनल में 6 महीने में ऐसा क्या पढ़ाते हैं? जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो अंदर की कहानी और उनके अंदर के कंसेप्ट को समझते हैं। सिलेबस तो कम ही है। जीएस में पढ़ेंगे अशोक का धम्म, अशोक के धम्म की पहली बात कहां की गई है, अशोक के धम्म की मूल बातें क्या क्या हैं, ठीक है ना। अशोक का धम्म के बारे में विचार कहां कहां मिले थे, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन जब ऑप्शनल पढ़ते हैं तो
हम बात करते हैं अशोक के धम्म की विशेषताएं बताइए और इसने समाज को कैसे प्रभावित किया और क्यों लाया गया। क्या अशोक का धम्म एक धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित था या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था? बस इस तरह की चीजों को जानना है जो वास्तविक गहन चीजें हैं। अकबर की धार्मिक नीति किस वर्ष लागू की गई, कब कब उसने कौन कौन सी व्यवस्था की, कब इबादत खाना बनवाया, किस समय सबके लिए खोला, किस समय उसने दीन इलाही बनाया, क्या किया, ये आपके प्री में पढ़ना है, जीएस में। ऑप्शनल में अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए और इसने भारतीय इतिहास को किस हद तक प्रभावित किया या अकबर को महान शासक बनाने में इसकी क्या भूमिका थी। क्या अकबर की धार्मिक नीति उसे अखिल भारतीय शासक बनाने के लिए के उद्देश्य से प्रेरित थी, स्पष्ट कीजिए। इस तरीके की चीजें एनालिटिकल अप्रोच, और एनालिटिकल अप्रोच आपके यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके जीएस में ऑप्शनल आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, इसी अप्रोच से पूछे जाते हैं और वो जीएस में नहीं पढ़ाए जाते, जबकि जीएस में भी इसी अप्रोच से पूछे जाते हैं। पेपर उठा करके देखिएगा, मध्यकालीन भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने उस समय के तत्कालीन समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। आप क्या पढ़ते हैं मध्यकाल में, कौन कौन सी तकनीक, भाई ये तकनीक की खोज हुई, इस तकनीक की खोज हुई, इस तकनीक की खोज हुई, इस तकनीक की खोज हुई, दिल्ली सल्तनत में ये, मुगल काल में ये, लेकिन इसने कैसे समाज को प्रभावित किया है ये ऑप्शनल पढ़ाया जाता है। और जो जीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, फिर नंबर आते नहीं है। अरे फिर लगता है कि अरे इतिहास तो बड़ा टफ है भाई, बहुत गहराई से पूछता है, बहुत ये करता है, क्योंकि आपने उस अप्रोच से उसको पढ़ा ही नहीं है। अगर इतिहास ऑप्शनल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लोगे तो जीएस में भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे और इसमें भी। और मैं जो आपको कहता हूं सिलेबस जीएस से बड़ा है, आप ऑप्शनल पढ़ें या ना पढ़ें, जीएस आपको उससे ज्यादा पढ़ना है। जीएस आपको ऑप्शनल से ज्यादा पढ़ना ही है और डेफिनेटली पढ़ना है। तो फिर जब उससे ज्यादा पढ़ना है तो फिर क्यों ना उससे कम पढ़ करके इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें और मेरे साथ एक कहानी के तौर पर, बिल्कुल एक कहानी के तौर पर कहानी के रूप में पढ़ते जाइए और उनको याद करते जाइए। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साथ के साथ उसमें। और छठा पॉइंट, इसका उत्तर लेखन। उत्तर लेखन बहुत ही आसान है। कहानी के तौर पर कहानी से आराम से आप लिख सकते हैं कि किस समय क्या कहानी चल रही थी और उसके आधार पर उन सारे पॉइंट्स को क्रम से लिख सकते हैं। उत्तर लेखन की सबसे बड़ी चीज जरूरत होती है, सभी बिंदु उसमें शामिल हो और क्रमबद्धता हो, उन सभी बिंदुओं की क्या हो, क्रमबद्धता। अगर कहानी याद रहेगी तो क्रमबद्धता भी बनी रहेगी, सारे पॉइंट्स भी आ जाएंगे। अगर सारे पॉइंट ही नहीं आए, क्रमबद्धता नहीं बनी, तो आपको कितनी भी नॉलेज हो, नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे। आप जब चाहो तब इसको छोटा आंसर कर सकते हो, जब चाहो तो एक्सप्लेन करके इसको बड़ा आंसर कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। सिलेबस कम है, बात समझ गए नहीं? तो इस तरीके से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। 12 तारीख से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, मतलब 12 तारीख तक इसमें एडमिशन है। अभी जस्ट एक क्लास हुई है, वो भी इंट्रोडक्टरी आर्ट एंड कल्चर से ये क्लास स्टार्ट की है। तो आप अभी 2025, 2026, 2027 के लिए जिस किसी को भी करना है, अभी से इस बैच को ज्वाइन करिए। प्रतिज्ञा बैच एम के लाइव कोड के माध्यम से मात्र 14,999 रुपए में मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन करिए, आराम से तैयार करिए। 6 महीने के अंदर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आंसर राइटिंग होगी, डेली प्रैक्टिस होगी, समझ लीजिए टेस्ट सीरीज होगी, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। मेरे साथ कहानी के तौर पर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ के साथ याद हो जाएगा। और यही चीज़ अगर जानना चाहते हैं तो आपके ऑप्शनल के बैच के बच्चे हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो। आपके यूट्यूब क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनसे पूछ सकते हो कैसा पढ़ाता हूं, किस तरीके से पढ़ाता हूं। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है कहां मिलेगा? देखिए, वर्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है इतिहास का फायदा मिलेगा आपको आईआर को समझने में, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में। आप समझना,
मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा भारत में संविधान का विकास कैसे कैसे और किस तरीके से हो रहा था, क्यों हो रहा था, इतिहास में ये बदलाव क्यों हो रहे थे, कैसे हो रहे थे। बड़ा मजा आता है। लेकिन ढंग से पढ़ेंगे तो उस समय आपके दिमाग खुलते हैं, अच्छा ये ऐसे हुआ था, इस तरीके से हुआ था। तब लगता है बड़ा, मैं क्लास में बच्चे बताता हूं तो बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे हुआ था क्या, तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे हुआ है। ओके, बड़ा मजा आता है। ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अभी जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है आर्ट एंड कल्चर से, जो कि जीएस के लिए भी है, ऑप्शनल के लिए भी है। अब आप देख लीजिए, जीएस में नंबर उठाने हैं तो ऑप्शनल की तरह आर्ट एंड कल्चर को पढ़िए, फिर देखिए, और आपको ये भी पता चलेगा कि सिलेबस जीएस का कम है या ऑप्शनल का। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज होती है तो मुझे इस मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन MK लाइव कोड लगाना मत भूलना। और ये मेरा टेलीग्राम वार कोड है जिसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।